लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो लिक्विड लगिंग है, लिक्विड हेडिंग है और डिस्पर्स फेज जो है उनकी एफिनिटी ज्यादा होती है, बड़े आसानी से डिस्पर्स मीडियम के साथ डिजोल्व हो जाते हैं। जबकि लायोफोबिक सोल में डिस्पर्स फेज जो है डिस्पर्जन मीडियम के साथ आसानी से जो है सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। अब ये जो होता है लायोफिलिक सोल ये रिवर्सिबल होता है, जबकि लायोफोबिक सोल जो होता है इरिवर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि जो है अब क्यों ये रिवर्सिबल होता है? क्योंकि लायोफिलिक सोल जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि आपका लायोफोबिक सोल जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। और ये ज्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए क्यों? क्योंकि जो है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाने पर, इलेक्ट्रोलाइट अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि वो पदार्थ जो कि आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो लायोफिलिक सोल में जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है तो वो आसानी से कोआगुलेट नहीं होते हैं। सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब लायोफिलिक सोल में इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाते हैं तो वह जमता नहीं, वो थक्के के फॉर्म, वो थक्का नहीं बनाता है, कोआगुलेट नहीं होता है, जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है इसलिए वो कोआगुलेट नहीं हो रहा। जबकि लायोफोबिक सोल जो है वो कम स्टेबल है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं तो वो कोआगुलेट से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लायोफोबिक सोल जो है या लायोफिलिक सोल जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है लायोफोबिक सोल की तुलना में। क्यों? क्योंकि जो लायोफिलिक सोल है उसमें जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो वो आसानी से जमता नहीं है, उसका कोआगुलेशन नहीं होता। जबकि लायोफोबिक सोल में थोड़ी सी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो वो आसानी से वो जो है इजिली कोआगुलेट हो जाता है, जम जाता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। ये रिवर्सिबल है, ये अरिवर्सिबल है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता है। लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला देखेंगे, नेक्स्ट इसी में पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अब एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ेंगे क्योंकि अब तक हमने एग्जाम्पल नहीं देखा है। तो जो लायोफिलिक सोल होते हैं, जो लायोफोबिक सोल है ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं। लायोफिलिक सोल जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं, जबकि लायोफोबिक हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं। क्लियर? तो लायोफिलिक सोल जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बन रहे हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ से, जबकि ये जो है लायोफोबिक इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ से बनते हैं। अब एग्जाम्पल यहीं पर देख लेंगे हम दोनों के क्या क्या हो सकते हैं, कौन सा लायोफोबिक है और कौन सा लायोफिलिक है। तो एग्जाम्पल में आप देखिए, लायोफिलिक में आप देखेंगे जैसे आपका गम हो गया, जिलेटिन है, इसके अलावा स्टार्च है, प्रोटीन है, जिलेटिन है, और उसके बाद स्टार्च, प्रोटीन, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब के सब, और कुछ पॉलीमर्स भी होते हैं, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? सब के सब लायोफिलिक सोल के। लायोफोबिक सोल में यदि हम देखें तो लायोफोबिक सोल में आप देखेंगे मेटल के जो सॉल हैं, मेटल के जैसे गोल्ड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल सल्फाइड हो गए। इसके अलावा मेटल हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? दे आर एग्जाम्पल ऑफ लायोफोबिक। तो मेटल जैसे गोल्ड सोल हो गया, मेटल सल्फाइड जैसे आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, मेटल हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं? लायोफोबिक के। तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, तो
शॉर्ट में दिमाग में रखेंगे, लायोफोबिक सोल वाटर ये लिक्विड लविंग है, और लायोफोबिक है तो वो लिक्विड हेटिंग है। और लायोफिलिक जो है आपका रिवर्सिबल होता है, लायोफोबिक इरिवर्सिबल होता है, लायोफिलिक ज्यादा स्टेबल है, लायोफोबिक कम स्टेबल है, क्योंकि लायोफिलिक सोल में इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो कोआगुलेट नहीं होता है, जबकि लायोफोबिक में इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो कोआगुलेट हो जाता है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 3-4 से ज्यादा डिफरेंस नहीं लिखने, मैक्सिमम 4 डिफरेंस लिख के एग्जाम्पल। क्लियर है? तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इस चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है, क्योंकि 3 तरह के क्लासिफिकेशन बताए थे, तो नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द dispersed phase। क्लियर? तो तीसरा क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है? डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के आधार पर। 3 तरह के क्लासिफिकेशन देखे और तीनों क्लासिफिकेशन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम पर ही डिपेंड कर रहे थे। पहला डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के भौतिक अवस्था पे, दूसरा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है, वो आसानी से उसके साथ डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उसके आधार पे था। तीसरा क्या है? डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के आधार पर है। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल छोटे हैं, बड़े हैं, कोलाइडल आकार के हैं, उसके आधार पर। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल किस आकार के हैं, बड़े हैं या छोटे हैं या किस तरीके के, उसके आधार पर जो है क्लासिफिकेशन है। उस बेसिस पे कोलाइडल सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा दैट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड या मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल्यूशन। दूसरा है हमारा दैट इज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। तो अगर ध्यान से आप देखें तो इनके नाम में ही स्पष्ट है कि ये क्या कहना चाहते हैं। तीसरा है एसोसिएटेड कोलाइड्स या कोलाइडल सोल्यूशन। तो 3 आपके कोलाइडल सोल्यूशन हो गए, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे दैट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं। तो मल्टी का मतलब ढेर सारे, या इसी को हिंदी में बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब ये हुआ कि बहुआण्विक कोलाइडल सोल्यूशन। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड का मतलब होता है बृहद आणविक कोलाइडल सोल्यूशन। तो मल्टी मॉलिक्यूलर यानी मल्टी का मतलब ढेर सारे मॉलिक्यूल। जब ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो, अब चूंकि जो मल्टी मॉलिक्यूलर है तो उसमें कोलाइडल सोल्यूशन का आकार बहुत छोटा होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। यदि पार्टिकल के आकार मल्टी मॉलिक्यूलर में यदि पार्टिकल का आकार 1 नैनोमीटर से कम है तो हमने बताया था कि 1 नैनोमीटर से कम पार्टिकल्स होते हैं वो वास्तविक विलयन के ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल हैं। यदि 1 नैनोमीटर से कम है उनका आकार तो इसका मतलब वो वास्तविक विलयन बनाएंगे। तो हमें क्या करना है कि उसको 1 नैनोमीटर से ऊपर ले आना है, क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे पार्टिकल जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है वो आपस में मिलेंगे, आपस में एकत्रित होंगे, एग्रीगेट होंगे, आपस में मिलेंगे और जो है कोलाइडल पार्टिकल के आकार का साइज लेंगे और तब कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स पहले मिलकर के कोलाइडल आकार के पार्टिकल्स बनाएंगे और फिर जो सोल्यूशन तैयार होगा वो क्या कहलाएगा? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल्यूशन। तो इस तरह के इन दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन कोलाइडल पार्टिकल्स आर एग्रीगेट। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड में पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। यदि 1 नैनोमीटर से कम है तो वो ट्रू सोल्यूशन की तरह काम करेंगे।
तो हमें क्या करना है, इसको 1 नैनोमीटर से ऊपर ले आना है ताकि कोलाइडल सोल्यूशन का काम करे। तो अगला क्या होगा इसमें, या इन दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, देखिए इन दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, इन दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन जो पार्टिकल्स होंगे, द कोलाइडल पार्टिकल्स आर aggregates of atoms or molecules with size, particle size less than 1 नैनोमीटर। तो जैसे आप देखिएगा, इज कॉल्ड मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल्यूशन। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है, हमने पहले ही कहा कि मल्टीमॉलिक्यूलर का मतलब ये सिंपल सा है कि ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे तो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा। अब दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, मतलब डिस्पर्स स्पेस के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। आगे फिर मैं क्या कह रही हूँ कि वह कोलाइडल सोल्यूशन या इस तरह के कोलाइडल सोल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, ऐसे एटम या मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बने होंगे, ऐसे एटम या मॉलिक्यूल के आपस में मिलने से बने होंगे जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा। तो वह कोलाइडल सोल्यूशन जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के मिलके बनते हैं, जिसका आकार 1 नैनोमीटर से कम है, उस तरह के कोलाइडल सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, मल्टीमॉलिक्यूलर। तो दिमाग में बस इतना सिंपल सा रखना है कि वह कोलाइडल सोल्यूशन जिसमें कि, या वह इसको सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वह कोलाइडल सोल्यूशन जिसमें पार्टिकल का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, उन पार्टिकल और एटम के आपस में मिलने से जो सोल्यूशन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल्यूशन। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे कि इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो दैट इज गोल्ड सोल हो गया, इसके अलावा आपका सल्फर सोल, ठीक है। तो ये ढेर सारे पार्टिकल मिलेंगे तो ये बनेगा गोल्ड सोल, सल्फर सोल, ये सब एग्जाम्पल है किसके, मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल्यूशन के। अगला देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस। अब इनके पार्टिकल के बीच में जो मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल्यूशन है, इनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दीज मॉलिक्यूल्स आर एग्रीगेट बाई वंडर वॉल फोर्स, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इन बिटवीन पार्टिकल्स आर एग्रीगेट बाई वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल के बीच में वंडर वॉल फोर्स उपस्थित होता है। नेक्स्ट, जो मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल्यूशन है वो किस तरह के होते हैं, दे आर लायोफिलिक इन नेचर, दे आर लायोफिलिक सॉल्ट। ये क्या है, लायोफिलिक सॉल्ट है, वाटर लविंग है, ये वाटर लविंग लिक्विड लविंग है, क्लियर। तो ये हो गया आपका मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल्यूशन। तो मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल्यूशन जिनके पार्टिकल का आकार 1 नैनोमीटर से कम है वो आपस में मिल करके कोलाइडल सोल्यूशन बना रहे हैं, और कोलाइडल पार्टिकल के बीच में वंडर वॉल फोर्स उपस्थित होगा, और ये लायोफिलिक सोल होंगे, ये लायोफिलिक होते हैं। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे दैट इज मैक्रोमोलिक्यूलर सोल। अब क्या है, अब पार्टिकल का साइज पहले से ही बड़ा है, पार्टिकल जो है छोटे नहीं बल्कि पार्टिकल क्या है, बड़े होते हैं। पार्टिकल का साइज क्या होता है, लार्ज। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पार्टिकल साइज क्या होती है, पार्टिकल साइज लार्ज होती है, पार्टिकल का आकार जो है वो बड़ा होता है। यहाँ पर पार्टिकल का आकार छोटा नहीं होता है। तो देखेंगे इन दिस
type of colloidal solution, in this type of colloidal solution, colloidal particles are themselves large molecules having the dimensions of colloid are known as macromolecular colloid. क्लियर? तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल पार्टिकल, मल्टीमोलिकुलर पार्टिकल छोटे थे, लेकिन यहाँ पर जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो बड़े हैं। और इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें आपस में जुड़ने पार्टिकल्स मिल करके कोलाइडल पार्टिकल नहीं बनाते हैं, बल्कि पार्टिकल जो है वो कोलाइडल आकार के पहले से उपस्थित है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स आर लार्ज मॉलिक्यूल एंड हैविंग डायमेंशन ऑफ कोलाइड। तो उनका आकार इतना बड़ा है कि वो बड़े आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। क्लियर? इसके अलावा इनके बीच में जो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन है, जो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, ये इस तरीके के कोलाइडल सॉल्यूशन है, दे आर लायोफोबिक इन नेचर। दे आर लायोफोबिक इन नेचर। ये लायोफोबिक होते हैं, सभी नहीं होते, कुछ हैं लायोफोबिक इन नेचर। अगर डिफरेंस की बात करें तो कुछ होते हैं लायोफोबिक के। एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, प्रोटीन जितने बड़े आकार के हैं, सेलुलोज है। क्लियर? ये सब जो है आपके मैक्रोमोलिक्यूल जो बड़े साइज के होते हैं। स्टार्च, प्रोटीन सब के मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। तो ये सब के सब मैक्रोमोलिक्यूल छोटे छोटे हैं, वो छोटे छोटे मिलकर के बन रहे हैं, तो मल्टीमोलिक्यूलर। जो बड़े आकार के पहले से ही वो आपके मैक्रोमोलिक्यूलर हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। क्लियर है? इसके अलावा और भी है, लेकिन जैसे पॉलीथीन है, नायलॉन है, ये सब के सब मैक्रोमोलिक्यूल है, क्योंकि आपस में ये ढेर सारे पार्टिकल्स मिलकर के मैक्रोमोलिक्यूलर और बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। क्लियर है? तो मल्टी का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, मैक्रो का मतलब बड़े पार्टिकल। अब तीसरा हम डिस्कस करेंगे, थर्ड वन, दैट इज एसोसिएटेड। थर्ड है हमारे पास एसोसिएटेड कोलाइड्स या एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स या एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? तो ये इस तरीके के कोलाइडल सॉल्यूशन है। दीज आर सर्टेन सब्सटेंस which behave as normal solvent। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला है these are या there are certain substance which behave as normal strong electrolyte at low concentration। क्लियर? लो कंसंट्रेशन पर ऐसे पदार्थ जो लो कंसंट्रेशन पर, कम सांद्रता पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। बट अब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, बट एट हायर कंसंट्रेशन दे behave like colloidal solution। but at higher concentration they behave like colloids। colloid या colloidal particle। ये colloidal particle की तरह काम करने लगे हैं। they behave like colloidal solution due to formation of aggregated particle aggregate particles।
तो इसको आप सिंपल शब्दों में समझिए कि क्या कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जो कि लो कंसंट्रेशन, कम सांद्रता पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, लेकिन जैसे ही उन पदार्थों का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाता है तो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह काम करने लगते हैं। क्योंकि पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं। जैसे अब हम बात करें साबुन, इसका एग्जाम्पल है, यदि हम इसकी एसोसिएटेड कोलाइड की बात करें तो एग्जाम्पल है आपका सोप एंड डिटर्जेंट। तो जैसे साबुन का यूज कहाँ करते हैं? कपड़े को साफ करने में। तो जब हम ये साबुन है, डिटर्जेंट है, इन सब का यूज कर रहे हैं, सपोज हमने साबुन लिया तो साबुन को हल्का सा, जब थोड़ा सा, जैसे हमने एक बकेट में थोड़ा सा पानी लिया एक बाल्टी में और उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया हल्का सा, या थोड़ा सा डाला, उसके बाद उसमें चुटकी भर डाल करके और उसके बाद उसमें हमने कपड़े को डाल दिया और फिर कपड़े को धो के निकाल दिया, तो क्या कपड़ा साफ होगा? नहीं साफ। लेकिन जब हम उसी में थोड़ा सा और डिटर्जेंट पाउडर डाल करके और उसको अपने हाथ से हिला देंगे तो ढेर सारे उसमें आप देखेंगे, ढेर सारे जो है उसमें झाग उत्पन्न हो जाएंगे और ढेर सारे, क्योंकि पहले जब थोड़ा सा डाला तो कंसंट्रेशन कम था और जब सांद्रता कम थी तो वो जो है आपके नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा था। लेकिन जब आप उसमें और डालें और डाल करके आपने हाथ से हिला करके और झाग उत्पन्न किया तो क्या हो गया कि अब इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पर जो पदार्थ था, जो डिटर्जेंट था, उसकी सांद्रता जब ज़्यादा हो गई और जब ज़्यादा हुई तो पार्टिकल्स आपस में मिल गए और पार्टिकल्स जब मिले तो कोलाइडल पार्टिकल की तरह काम करने लगे, कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह काम करने लगा। तो ऐसे पदार्थ जिनकी सांद्रता कम होने पर, कुछ ऐसे ही पदार्थ हैं जो कम सांद्रता पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह, बट जैसे ही हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह काम करने लगते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि उनके ढेर सारे पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं। उनके मिलने की वजह से जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह काम करने लगते हैं। जैसे साबुन अगर हल्का सा कपड़े पे लगाएंगे तो जो उसमें गंदगी है वो साफ नहीं होगी, बट ज़्यादा साबुन लगा देंगे कपड़े पे तो बड़े आसानी से साफ हो जाता है। क्योंकि वो आपको कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह काम करने लगा, सांद्रता अधिक हो गई। तो सिंपल सा मतलब ये है कि एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो कि, या वह पदार्थ है जो कि कम सांद्रता पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, लेकिन अधिक सांद्रता पर पार्टिकल के आपस में मिल जाने की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं। उसे हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड, या उसी का एग्जाम्पल है सोप एंड डिटर्जेंट। अब ये एसोसिएट होके क्या बनाते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो सोप और डिटर्जेंट है वो आपस में उसके पार्टिकल्स एसोसिएट होकर के मिसल बनाते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।